आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ते हुए कल भी तेजी को होल्ड नहीं कर पाया। दिन के अपनी बढ़त गवाकर मार्केट्स बंद हुए और सिमिलर रुझान आपको अभी दिखाई देने को मिल रहा है। अब तक कोशिश कर रहा था एक दायरे में ट्रेड होने की बाजार, लेकिन अब सब जो भी गेन्स थे उनको गवाकर दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है। निफ्टी 19,650 के नीचे फिसल चुका है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में जो खरीदारी थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। मिड कैप इंडेक्स भी अब ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। इनफैक्ट अब 70 अंक नीचे आ चुका है मिड कैप का इंडेक्स। अब से कुछ समय पहले भी हम हरे निशान में ट्रेडिंग मिड कैप्स में होते हुए देख रहे थे। तो बाजार में चौतरफा एक तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो दिग्गज हो या मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरीज ही क्यों ना हो। अब दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ आज के कारोबार की कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है। मार्केट के एनएसई स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए रिमेनिंग सेशन की स्ट्रैटेजी पर ध्यान देंगे। मार्केट की ब्रेथ अब नेगेटिव हो चुकी है क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1494 स्टॉक्स है जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं, लगभग 1360 स्टॉक जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहे एनएसई स्टैट्स। अब दिखाते हैं आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज। पहले नजर डालेंगे यूरोपियन मार्केट्स पर, जिनकी शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है और कल भी मोमेंटम नेगेटिव ही था यूरोपियन मार्केट्स में, वही कैरी फॉरवर्ड होते हुए आज के कारोबार में तीनों ही बाजार 1-1.5% तक नीचे कर रहे हैं ट्रेड। एशियन मार्केट सभी लाल निशान में है, 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और अक्रॉस द रीजन इन्फ्लेशन का डेटा आना है, उसको कीनली वॉच कर रहे हैं सभी बाजार। निक्केई, कॉस्पी, ताइवान, हैंगसेंग, शंघाई सभी गिरे हुए हैं आज के बाजार में। अमेरिका के फ्यूचर्स तो इनफैक्ट ज्यादा पेन दिखा रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स इस समय अगर आप देखेंगे कि तो डाउ फ्यूचर्स 0.1% नीचे है, 217 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। नेस्डैक का फ्यूचर इस समय 1% नीचे, 127 अंकों की कमजोरी है। तो संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मार्केट के। हो सकता है प्रेशर थोड़ा सा और माउंट होता हुआ दिखाई दे आज के कारोबार में। बातचीत करेंगे आज के एक्सपर्ट से, लेकिन फटाफट से अब तक के बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। और फाइनेंशियल निफ्टी के एक्सपायरी के दिन बाजार थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए डेज लो पर आ चुका है, कमजोरी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस समय निफ्टी 19,650 के नीचे स्लिप हो चुका है। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की कमजोरी इस समय के कारोबार में देखने को मिल रही है। मिड कैप्स की भी तेजी अब हो चुकी है खत्म। पॉकेट देखेंगे कहां पर प्रेशर है, तो आज के सेशन में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अलावा और बहुत सारी पॉकेट्स हैं जहां थोड़ा सा प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। आईटी एक ऐसा पॉकेट है जो कि दबाव में है। एनबीएफसीज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के कारोबार में। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखेगी तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो सेगमेंट्स है वहां पर दिखाई देगी। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की वजह से दिग्गजों में जो बाइंग आई उसका इंपैक्ट ऑटोज पर दिख रहा है। तो मेटल, एनर्जी, ऑटो ये फिर भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट मेटल इंडेक्स अब लाल निशान में फिसल चुका है, अब से 10 मिनट पहले भी 0.5% ऊपर था। तो अब तो आई एम श्योर ज्यादातर जो सेगमेंट्स है वो लाल निशान में ही आकर कारोबार कर रहे हैं। सीमेंट, हेल्थ केयर, केमिकल और राइस स्टॉक्स ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां थोड़ी बहुत बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अब फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। आज के एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक नमस्कार। पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर राय दीजिए। दिन के लोअर लेवल्स पर तो आ ही चुके हैं, लेकिन संकेत इंटरनेशनल मार्केट से भी खराब है। अमेरिका के फ्यूचर्स क्लोजर टू 1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू रहेगा? जी नमस्कार। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो नेगेटिविटी हाई लेवल पे सेलिंग है, क्योंकि राइजिंग बॉन्ड यील्ड के चलते मार्केट में जो सेलिंग आया और ऑन द हायर लेवल 19,750 का एक रेजिस्टेंस है जहां पे 21 ईएमए प्लेस्ड है। तो जब तक निफ्टी 91,750 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइज मार्केट में फेवर होगा और नीचे का सपोर्ट रहेगा 19,600। 19,600 के नीचे फ्रेश शॉर्ट ऐड होगा और मेरे ख्याल से जो 19,600 टूटा तो प्रीवियस जो लो था 19,250 के आसपास वहां तक जा सकता है। तो ओवरऑल सेलिंग का प्रेशर रहेगा, हायर लेवल पे सेलिंग ज्यादा आएगा और 19,600 के नीचे शॉर्ट्स ऐड होगा। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 44,500 में, 44,500 के नीचे फर्दर शॉर्ट आ सकता है। पुट राइटर्स पोजीशन कवर करने के बाद फर्दर सेल आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने? ट्रेड मेरा लॉन्ग साइड में रहेगा। मैंने आइडेंटिफाई किया कि वीबीएल स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो था डेली चार्ट में, कुछ दिनों का कंसोलिडेशन, कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉजिटिव मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा, 1060 तक लेकर जाएगा स्टॉक को और पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा जब तक 930 होल्ड है स्टॉक में। तो स्टॉक में 930 का स्टॉप लॉस में पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 60।
ओके, स्टॉक का नाम आपने क्या बताया? क्या आप बीडीएल की बात कर रहे थे, भारत डायनेमिक्स की, या कोई और स्टॉक? VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ठीक है, वरुण बेवरेजेस की बात कर रहे थे, VBL। चलिए, वरुण बेवरेजेस एक ट्रेड ये रेकमेंड कर रहे हैं जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक फिलहाल 5% ऊपर है, 972 के लेवल्स पर डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट से आप मिड कैप्स का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और पॉकेट्स आपको दिखाते हैं। इंडेक्स तो आपने देख ही लिया, अब नेगेटिव हो चला है। पहले हरे निशान में कारोबार कर रहा था, अब पॉकेट्स दिखाते हैं। पहले 2-4 वो पॉकेट्स दिखा देते हैं जहां पर हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। शुरुआत करेंगे हेल्थकेयर स्पेस के साथ। सोलर एक्टिव 2% ऊपर, नेटको फार्मा 2.5% ऊपर है, सुवन लाइफ साइंसेज भी 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा दिखाते हैं आपको सीमेंट स्टॉक्स जहां पर खरीदारी है। ओरिएंट सीमेंट, सागर सीमेंट, प्रिज्म, जॉनसन, रामको सीमेंट 3% तक के उछाल के साथ ये सभी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। 3-3.5% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सीमेंट के बाद केमिकल स्टॉक्स पे नजर डालेंगे। बोडल केमिकल 4% ऊपर, कनोरिया केमिकल्स 4% ऊपर, विष्णु केमिकल्स में 2.5% का मूव। राइस स्टॉक्स जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो 1200 से घटकर 850 टन हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। ये एक्सपेक्टेशंस है, इंडस्ट्री डिमांड भी कर रही थी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इसी एंटिसिपेशन में हम राइस स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं। एलटी फूड्स 2% ऊपर, 5.5% ऊपर, चमन लाल सेठिया, केआरबिल 4.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। आईटी में गिरावट, 63 मून्स 4% नीचे, एम्फोसिस 3% नीचे, 2.5% नीचे सोनाटा, और कोफोर्ज भी 2% नीचे है। बैंक्स एनबीएफसीज में प्रेशर, श्रीराम फाइनेंस, कर्नाटका बैंक, कैनफिन होम्स, यूनियन बैंक 2.5% तक नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये रही मिड कैप पॉकेट्स का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां थोड़ा सा मोमेंटम खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये तो रहे अब स्टॉक्स की बात, और इस समय एक बार स्पार्क का स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर यूएस में एक नई सब्सिडरी का गठन कंपनी ने किया है। 225 के आसपास से कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो स्पार्क का स्टॉक जो अब फिलहाल खबरों में आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक ट्रक, ट्रैक्टर और भारी व्हीकल्स पर सब्सिडी दे सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय इस पर जल्द प्रस्ताव ला सकता है। क्या है पूरी खबर? रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। रोहन, बताइए। व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल किया गया है, लेकिन अब जो सरकार प्रस्ताव पे काम कर रही है उसमें जो भारी वाहन है, यानी कि जैसे ट्रक्स हो गए या फिर जो ट्रैक्टर हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, या फिर जो फोकलिफ्ट जैसे वाहन है, जेसीबी जैसे वाहन है, उनको भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार इस वक्त फेम 3 का प्रस्ताव तैयार कर रही है और ये जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसमें एक पूरी जो बड़ी कैटेगरी होगी वो हेवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए होगी, जिसमें कि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स या फोकलिफ्ट या जो बाकी जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो भारी व्हीकल्स होते हैं उन सबको उसमें शामिल किया जाएगा। और सरकार को उम्मीद है कि लगभग 20 से 25% जो कीमतें हैं इन ट्रक्स की वो कम हो जाएंगी। फिलहाल इंटरनल कंसल्टेशन इसको लेकर हो चुका है और सरकार स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेगी। भारत में आपको बता दें कि इस जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स या ट्रैक्टर्स है उनका पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। हालांकि टाटा मोटर्स की ACV है या अल्ट्रा T7 है या फिर अशोक लेलैंड की बॉस सीरीज है या फिर जो वॉल्वो आइशर है उसने भी कुछ जरूर निकाला है, लेकिन पेनिट्रेशन काफ़ी कम है और काफ़ी अभी ट्रायल या पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर ही है। अब जो सरकार को उम्मीद है कि ये प्रस्ताव आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो कमर्शियल व्हीकल में और आएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर। इसके अलावा ट्रैक्टर्स को शामिल किए जाने की बात है। फिलहाल भारत में एस्कॉर्ट्स बना रही है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी इसमें जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे इस पॉलिसी के आने के बाद। और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो है वो अभी शुरू होना है। US और यूरोप के मार्केट में हम बता दें कि टेस्ला का जो साइबर ट्रक है वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन भारत में इस तरह की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके इसलिए प्रस्ताव लाया जा रहा है और अगले कुछ महीने में हम इसका ड्राफ्ट आता हुआ देखेंगे। ओके, शुक्रिया रोहन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इम्पोर्टेंट खबर, और इससे होगा यही कि जो ईवी के ट्रक्स हैं उनकी जो कीमतें हैं वो कम होंगी, यूटिलाइजेशन ज्यादा एक्सपेक्टेड है। फेम 3 स्कीम के थ्रू ये सब बदलाव हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, फार्मा स्पेस से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। और फार्मा के क्षेत्र में इनोवेशन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के जरिए फार्मा से जुड़े रिसर्च को कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और इस पॉलिसी की तरह फार्मा रिसर्च की फंडिंग भी सरकार करेगी। और डिटेल्स लेकर दीपाली नंदा ने खास बातचीत की नीति आयोग मेंबर VK पॉल से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर आपसे 3 से 4 बड़ी बातें जो आप हमारे व्यूवर्स को बता सके कि किस तरह से फायदा होगा रिसर्च और इनोवेशन को लेकर इस पॉलिसी से। उन प्रायोरिटी एरियाज में, चाहे वो रेयर डिजीजेस की बात है, चाहे वो सेल और जीन बेस्ड थेरेपीज की बात है, प्रिसीजन मेडिसिन की बात है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के
को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो बात है, इन सब एरियाज पे हम काम करेंगे तो हम कंपटीशन में हैं। हम वाक्यों को फॉलो ही नहीं करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इंडिया को आगे ले जाने के लिए, इस कटिंग एज पे पहुंचाने के लिए पॉलिसी का फ्रेमवर्क आज बना है और स्पेसिफिक स्कीम है जिसमें कि फंडिंग करी जाएगी एकेडमिया को और इंडस्ट्री को। बिल्कुल, आपने फंडिंग की बात 2 बार की सर। इंडस्ट्री भी जानना चाहती है और हमारे इंस्टीट्यूशंस भी जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। उसकी डिटेल्स अवेलेबल है, लेकिन इन प्रिंसिपल देखिए R&D जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा किया जाता है वो उस फेज में किया जाता है कि हमें मालूम नहीं होता कि सक्सेस होनी है कि नहीं होनी है। तो इसको देश ने और सरकार ने मॉप अप करना है। हम 10 बारी मेहनत करेंगे तो 8 बारी सक्सीड होंगे, 9 बारी सक्सीड होंगे। तो भारत सरकार की तरफ से ये जो फंड्स उपलब्ध किए जाएंगे उसके अंतर्गत इंडस्ट्री को कंफर्ट होगा कि कोई बात नहीं, अगर हम फेल भी हो जाएंगे, नहीं भी बन पाएगा इस बारी, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, साइंस को आगे बढ़ाते हैं और अब कहीं ना कहीं तो सक्सेस आना ही है। और जिस दिन सक्सेस आएगी तो उस दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत बड़ा फायदा होगा, जानें बचेंगी, हेल्थ बेटर होगी और नॉट ओनली इन इंडिया, भारत में ही नहीं और दुनिया में इसका प्रभाव होगा, पॉजिटिव प्रभाव होगा। और रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से जीएसटी लागू होना है। देश भर में इसे लागू करने पर 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग है। बैठक का क्या होगा एजेंडा बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से? देखिए, जिस तरह से पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने कहा था कि 1 अक्टूबर से सभी राज्यों को ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो सब पर 28% जीएसटी लागू करना है, उस फैसले पर एक तरह से कहें उसके इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 1 अक्टूबर से लागू होना है और 7 अक्टूबर को ये जीएसटी काउंसिल की बैठक है। तो कई सारे राज्यों ने अभी तक अपने यहाँ पर 28% जीएसटी लागू कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों ने लागू नहीं किया है। तो कौन से राज्य लागू कर चुके हैं, किन राज्यों को लागू करने में क्या दिक्कतें हैं, इन तमाम इश्यूज पर खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी भी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं या फिर कैसीनो कंपनियां हैं लगातार सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं और कई सारी कंपनियां तो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर चली गई हैं। उस पर भी इसी महीने में 10 तारीख के आसपास हियरिंग है। तो सरकार की एक स्ट्रेटेजी भी यह है कि किस तरह से 28% जीएसटी को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको लेकर धड़ाधड़ सरकार की तरफ से नोटिसेस भी कई सारी कंपनियों को, जैसे गेम क्राफ्ट, ड्रीम 11 को गई है नोटिसेस, और उससे कैसे वसूलना है, इन तमाम मुद्दों पर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी। दूसरा जो इशू है वो है मिलेट्स को लेकर। मिलेट्स G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी उसको प्रचारित किया था, और लेकिन यहाँ पर एक जीएसटी काउंसिल में एजेंडा है कि जो मिलेट्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो पैकेज प्रोडक्ट हैं, उन पर अभी 5% जीएसटी लगता है, उसको घटाकर 0 करना था। और तीसरा जो रेट रैशनलाइजेशन की है, GOM है, उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। कर्नाटक के जो सीएम होते थे वो उसके अध्यक्ष होते थे, अभी तक कोई नया उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। तो रेट रैशनलाइजेशन को लेकर जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो मोटा मोटी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के इम्प्लीमेंटेशन पर अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है और किस तरह से इसको लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सरकार को जवाब देना है, इन तमाम मुद्दों पर रणनीति भी बनती हुई इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में। ओके, शुक्रिया आपका आलोक ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू होना है और इसी को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशन हो सकता है। डिसीजन हालांकि पहले लिया गया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग इसे माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, 5paisa.com के रुचि जैन और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको पहले तो पोर्टफोलियो के अपडेट। वेस्ट लाइफ से अरुण कुमार मंत्री ने एग्जिट किया है। ये इनका एक ट्रेड था खरीदारी का, जहां से 1040 के टारगेट से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। आईबीरियल में 94 के टारगेट थे, रुचि जैन के खरीदारी की कॉल थी, 83.5 पर इन्होंने एग्जिट किया है इस स्टॉक से भी। अब दिखाते हैं आपको कुछ और अपडेट्स पोर्टफोलियो के। इनफैक्ट अब रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं मुनाफे के मीटर में कि क्या स्थिति बनी हुई है। और फिलहाल रुचित जैन और हरीश का पोर्टफोलियो तो सेम पायदान पर ही है। दोनों के पोर्टफोलियो से 1.66% के रिटर्न्स आ रहे हैं। अरुण कुमार मंत्री का जो पोर्टफोलियो है
वो नेगेटिव रिटर्न्स लेंड कर रहा है -7.48% के। तो ये रहा अपडेट। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मिड कैप मंत्रा में इतना ही। ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।